हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 2-4 चैप्टर्स नहीं, पूरा कोर्स कंटेंट। साथ ही साथ जो कंटेंट हट गया है वो भी पढ़ाएंगे, क्योंकि सर वो भी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव लेवल पे, जब आप बात करेंगे जेई की और जब आप बात करेंगे नीट की। पक्की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो आज चालू करते हैं सर फिर से खतरनाक लेक्चर। अगर आपको याद हो तो सर लास्ट लेक्चर में आप हमें रदरफोर्ड के बारे में बता रहे थे। रदरफोर्ड की क्या उपलब्धियां थी वो आपने बता दी थी। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ बोला था, वो बता दिया था। उसके बाद आपने कुछ हमें 4 चीजें बताई थी, जो एक एक करके हमने समझ ली थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, और अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं। तो इन सब पे अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, आज बात करनी है सर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि रदरफोर्ड मॉडल को क्यों डिस्कार्ड किया गया, क्या दिक्कतें आ गई रदरफोर्ड के मॉडल में। यह मॉडल तो आपने बोला था सर, स्टेज पे दिया हुआ था एक्सपेरिमेंट के साथ, तर्क के साथ, फिर क्या दिक्कतें आई कि इसका तर्क घूमने चला गया। क्यों रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स आपके सामने आ गए, तो आज इन सब पे बात करूंगा मैं आपके साथ। वैसे सर मानना पड़ेगा रदरफोर्ड को, क्योंकि रदरफोर्ड की एक डिस्कवरी आज भी लोहा मांगती है। क्या मानती है कि सर इनने कहा था सेंटर में कोई एक हेवीली चार्ज पार्टिकल रखा है, जिसका चार्ज पॉजिटिव है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और उस व्यक्ति को इनने नाम दिया था न्यूक्लियस। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। हर दुनिया में कोई भी मेटल जिसका एटम पाया जाता है, उस एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसपे पूरा का पूरा मास ऑफ एटम डिपेंड करता है। बात समझ पा रहे हैं? तो यह बात इनकी आज भी सही है, और मैं कह रहा हूं आने वाले काल में भी सही रहेगी। इसीलिए थॉमसन को रदरफोर्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन फिर ऐसी क्या बात हो गई सर कि रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल को, जो भी स्कैटरिंग का आपने करवाया था, उसको डिस्कार्ड क्यों करना पड़ा। कुछ तो ऐसी बात हुई होगी, कुछ तो ऐसी गंभीर परिस्थितियां आई होंगी जिसमें उसको घेर लिया होगा साइंटिस्टों ने। तो मैंने कहा हाँ आई थी। अब क्या आई थी वो ही आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो चालू करें। एक नंबर एक बार हो जाए कि सर कौन कौन आया हुआ है, जल्दी लगा दो प्रेजेंट फटाफट, एक तरफा काम होना चाहिए। ठीक है, चिंकी मिंकी तैयार रहिए, आज बहुत खतरनाक वाली बातें होने वाली हैं। ठीक है, अब समझिए सर जब रदरफोर्ड ने ये चीजें दी थी मार्केट में, तब एक और दिग्गज आदमी था फिजिक्स में, जिसका नाम था मैक्सवेल, और उसकी डिस्कवरी चल रही थी कुछ चार्ज पार्टिकल पे, और उसने एक डिस्कवरी कर ली थी, और वो डिस्कवरी 100 आउट ऑफ 100 सही थी। सर वो डिस्कवरी क्या थी? तो वो डिस्कवरी ये थी कि सर मान लो अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, ये मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल है, Q+ मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उनने कहा जब भी ये चार्ज पार्टिकल को मैं एक्सेलरेट कराऊंगा, शक्तिमान बना दूंगा, उड़ा दूंगा, तब ये अपने आप में से एनर्जी रेडिएट करेगा। जब भी ये पार्टिकल मूव करेगा बहुत हाई वेलोसिटी से, तो ये अपने अंदर से क्या रेडिएट करेगा सर? एनर्जीज रेडिएट करेगा। क्या रेडिएट करेगा सर? एनर्जी रेडिएट करेगा। बात समझना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, एक चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करेगा, या आप उसको एक्सेलरेट करवाओगे, तो वो अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जीज को रिलीज करता हुआ चला जाएगा। क्या करता हुआ चला जाएगा? अमाउंट ऑफ एनर्जीज को रिलीज करता हुआ चला जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है। यह थ्योरी किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी। किसने दी थी? मैक्सवेल ने। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और वो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने तो पढ़ा है सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इनफाइनाइट थोड़ी है आपके पास। अगर मेरे को भी बोल दिया जाए दौड़ लगा के भाग भाई, मैं यहां से चालू करूंगा, 1-8 किलोमीटर भागूंगा, थकने लगूंगा, 2 किलोमीटर भागूंगा, थकने लगूंगा, 3 किलोमीटर भागूंगा, थकने लगूंगा, उसके बाद लौट जाऊंगा, क्योंकि मेरी एनर्जी खत्म। तो एक टाइम तो आएगा ना कि जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करते करते सारी एनर्जी दे देगा, फिर तो ये भी डेड है। कॉमन सेंस सर, ये तो कॉमन सेंस है ना। मान लो एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के मैं आपको चक्कर लगवा रहा हूं। मैंने बोला भाई आज 100 चक्कर लगाने, अब आज आप चालू हो गए, बढ़िया तरीके से आपने पहला चक्कर लगाया,
ये। फिर भैया आप कहोगे यार थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा छोटा चक्कर लगाऊंगा, तो फिर आप क्या करोगे भाई, छोटा चक्कर लगाओगे। फिर आप कहोगे यार और थक गया हूं, धीरे धीरे छोटा चक्कर लगा रहा हूं क्योंकि आपकी एनर्जी खत्म होती जा रही है। तो ये आप छोटे चक्कर होता जाएगा, चक्कर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और आप यहां पर आके टपाक से गिर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सर इस चक्कर लगाने में आपसे आपकी एनर्जी क्या हो रही थी, लॉस हो रही थी। और जब भी आपकी एनर्जी लॉस होगी तो एक समय आएगा कि आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी। बस सेम तर्क यही था कि मैक्सवेल ने भी यही बोला कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैं हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करवा रहा हूं तो वो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करेगा, अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगा। बस इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ रदरफोर्ड को कैसे घेर लिया लोगों ने। अब एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ, उसने कहा डाउट। रदरफोर्ड बोला तेज हो रही है। रदरफोर्ड ने बोला चल बोलो बोलो। तो उसने ये बोला सर आपने बताया कि आपका जो एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है। उसने कहा बिल्कुल न्यूक्लियस है। फिर उन्होंने बोला डेफिनेटली उसके अराउंड क्या है, ऑर्बिट है। उसने कहा हाँ डेफिनेटली ऑर्बिट है, मैंने ये बात आपको बताई है। उसने कहा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं? उन्होंने कहा हाँ डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी है, और ये भी बोला था कि वो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसने तो पहले ये बातें पूछी उससे, किससे? रदरफोर्ड से, क्योंकि रदरफोर्ड को घेरना था। रदरफोर्ड ने सारी बातों पे हाँ किया। क्या हाँ किया? कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट है, ऑर्बिट में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूम रहे हैं। तो अब उसने पकड़ा, उसने बोला सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? तो भाई रदरफोर्ड ने बोला भैया थॉमसन ने बता दिया था ना, यही तो काम थॉमसन ने अच्छा किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। रदरफोर्ड ने बोला यस ओके डेफिनेटली इट इज अ चार्ज पार्टिकल। फिर उन्होंने बोला कि भैया वो ऑर्बिट में घूम भी रहा है। तो रदरफोर्ड ने बोला हाँ घूम भी रहा है, मतलब फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि वो एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो रदरफोर्ड ने कहा हाँ डेफिनेटली वो मूव कर रहा है। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने बोला है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगा। तो मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इसके अंदर से कोई ना कोई एनर्जीज निकल रही होंगी, मतलब मान लो इधर से कोई ना कोई एनर्जीज बाहर जा रही होंगी। तो रदरफोर्ड उस बात पे तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने भी बोला यार जब भाई बोल रहा है, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल उनका भी दिमाग चला, साइंटिस्ट तो वो भी तगड़ा आदमी था, उसने कहा हाँ हाँ करेगी करेगी करेगी, ऐसा बोल दिया। अब उसने कहा सर अगर करेगी तो कब तक? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, एक टाइम पे वो अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा, और जब वो सारी एनर्जी लूज कर देगा तो लुढ़कता हुआ काय पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस पे। कौन गिर जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि घूमते समय वो अपनी सारी एनर्जी तो फेंक दे रहा है, जब उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी तो वो भैया हिलता हुआ थोड़ा थोड़ा धीरे 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 और कहां पर घुस जाएगा? न्यूक्लियस में। और अगर वो न्यूक्लियस में घुस गया तो भैया एटम तो कोलैप्स हो गया, तो फिर एटम तो स्टेबल नहीं हुआ। लेकिन हम तो देखते हैं एटम स्टेबल होता है। अगर कोलैप्स हो जाता तो भैया दुनिया के सारे एटम खत्म हो जाते हैं, लेकिन दुनिया के सारे एटम जिंदा बैठे हैं, दुनिया के सारे मैटर बढ़िया बैठे हैं। तो आपकी थ्योरी में ये एक तर्क नहीं मिल रहा है। अब रदरफोर्ड लगे बहुत देर तक उसको समझाने में, उसने कहा भैया मुझे नहीं समझना, मैंने तो आपकी थ्योरी और मैक्सवेल की थ्योरी को मिलाया, जिसके वजह से मुझे एक बात पता चली कि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो भैया एक चार्ज पार्टिकल घूमता है तो उसमें से निकलती है एनर्जी, और भैया या तो इलेक्ट्रॉन के पास इनफाइनाइट एनर्जी है जो कभी कम नहीं होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो भैया कितनी एनर्जी छोड़ेगा वो? एक टाइम के बाद तो एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो घूमते घूमते वो किस में घुस जाएगा? न्यूक्लियस में घुस जाएगा। और अगर न्यूक्लियस में घुस गया तो एटम क्या हो जाएगा? कोलैप्स। एटम कोलैप्स मतलब एटम की स्टेबल नहीं है, एटम स्टेबल नहीं है। लेकिन हम तो देखते हैं मार्केट में एटम स्टेबल है। मतलब रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए थे। किसको नहीं बता पाए थे? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। अब पढ़ो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नहीं समझा पाए कि एटम स्टेबल कैसे है। मार्केट में तो हमें पता है एटम स्टेबल है, लेकिन वो समझा नहीं पा रहे थे कैसे, क्योंकि वो अपनी बातों में ही घूम चुके थे। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी, ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन द चार्जेस पार्टिकल लूज एनर्जी। यही होता है जब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, घूमता है, तो भैया उसको अपने आप में से क्या करता है? एनर्जी लूज करता है। द लॉस ऑफ एनर्जी स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि अगर उसकी एनर्जी जाती रहेगी तो भैया फिर तो वो थका आ रहा इंसान हो गया, धीरे धीरे धीरे, और उसके बाद एंड इवेंचुअली द इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम कोलैप्स, एटम समाप्त, कुछ नहीं हो पाएगा फिर उस एटम का। तो ये बात थी जो रदरफोर्ड फंस गए थे। क्या नहीं बता पाए थे सर? स्टेबिलिटी, क्योंकि उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ऑर्बिट में, और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फिर मैक्सवेल की थ्योरी कि भैया वो एनर्जी निकाल रहा होगा, एनर्जी निकाल रहा होगा तो एक टाइम के बाद एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की वीकनेस आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घूमते 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 कहां घुस जाएगा? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में घुस गया तो एटम खत्म, बूम। क्या एटम खत्म होता है? नहीं होता है। तो भैया रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। क्लियर इतनी बात? पक्का? कंफर्म? एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बताता हूं अगला ड्रॉबैक क्या था, जल्दी। चलिए, हो गया नोट डाउन? तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल है, आप अपने हिसाब से देख के चलिए। आपको एक ग्राउंड में मैं भगवाऊंगा तो आपकी भी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगी, और एक टाइम के बाद आप भी बीच में आके लुढ़क जाओगे। तो बस वही उनने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर बीच में आके लुढ़क गया तो वह एटम से मिल जाएगा, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके, आप समझ रहे, निपटा देंगे सारा गेम, खेल खत्म। तो उन्होंने कहा कि भैया एटम तो अनस्टेबल हो गया, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है। तो रदरफोर्ड भाई को घेर दिया यहां पर, और रदरफोर्ड ऐसे गुस्से में देख रहा था उस साइंटिस्ट को जिसने उसको घेरा था। तो भाई वो साइंटिस्ट भी तेज हो रहा था, कहता भाई पकड़ा गए, थॉमसन की तो तुम अच्छे से बजा रहे थे, तब कोई कुछ नहीं कह रहा था जब तुम उसका काट रहे थे बैठ के, अब जब तुम्हारे पे बात आई तो तुम तेज होने लगे। तो भैया कुछ नहीं, क्या कहेगा बेचारा, इतने साइंटिस्ट बैठे, आप रदरफोर्ड की बारी चालू। एक रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आ गया जो आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है? वो थ्योरी भी पढ़ाऊंगा मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में अपन वो भी थोड़ा बहुत देखेंगे। चलो अब आते हैं अपन अगले की तरफ, अब ये क्या था? अब जरा अगर आप बात करो सर, समझो जरा भैया, रदरफोर्ड का ये काम बहुत बढ़िया था कि न्यूक्लियस बताया था उनने। क्या बताया था? न्यूक्लियस। उसके बाद उनने क्या बताया था सर? कि उसके अराउंड ऑर्बिट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन को किसी और से बता दें? हाँ, सभी उड़ गया। ये अपना ऑर्बिट हो गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दिख रहे हैं? दिख रहा है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? पक्का? आप समझो, इसने ये तो कह दिया था कि सर बीच में तो न्यूक्लियस है, उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट है, उसमें कौन रिवॉल्व करते हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसने ये नहीं बताया था सर कि एक ही ऑर्बिट के अराउंड उसने कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसने ये नहीं बताया था कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब क्या एक ही ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या 2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्या 3 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या 4 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे? ये सब कोई भी बातें इसने नहीं करी थी। इसने बस कह दिया भैया बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में ले आइए किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, और घुमाइए बस। दूसरी बात ये भी नहीं बता पाया था कि भैया उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। कभी इसने एनर्जीज पे कोई बात नहीं करी, क्योंकि क्या हुआ भैया, इनने ये तो कहा था ना काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर, होती है क्या नहीं होती है? तो ये नहीं बता पाया था इनके अकॉर्डिंग सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। इनके अकॉर्डिंग सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है। लेकिन हमने जब ये बाद में देखा तो हमें पता चला किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और होती है और किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और होती है। लेकिन भाई के अकॉर्डिंग सबकी एनर्जी बराबर, और सबके सब एक ही ऑर्बिट में ही दौड़ लगा रहे। मैंने कहा था ना आपका एटम लगभग थोड़ा बहुत सेम होता है सोलर सिस्टम से। वहां पर अगर आपने देखा तो एक ऑर्बिट में एक प्लेनेट को दिया है, दूसरे ऑर्बिट में दूसरे प्लेनेट को दिया है, तीसरे ऑर्बिट में तीसरे प्लेनेट को दिया। भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई ने कहा एक ही ऑर्बिट और सारे प्लेनेट को पेल दो, सारे प्लेनेट को पेल दो। बस यही काम इनने किया। इनके 2 तर्क हो गए, भैया ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन को घुसा दो अंदर, बात खत्म। इससे ज्यादा मेरे को बात नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है भाई। तो इनने क्या करा, ये नहीं बताया कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कौन सी ऑर्बिट में कितने होंगे, कौन सी ऑर्बिट में कितने नहीं होंगे, ये सब कुछ भी नहीं बताया। इनने कहा एक ही में रख दो सबको,
एक ही में सबको रख दो। दूसरी बात इनने ये बोला भैया इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, इनने बताया था काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होती है, जिसको कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनने कहा सारे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बराबर होती है। लेकिन ये बाद में हमें समझ में आया जब बात हुई कि भैया किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ और है, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ और है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज भी अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज भी अलग अलग है। तो आगे जाके ये चीजें और इनकी दिक्कत में आई कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाए, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज क्या क्या है। क्योंकि आपने पढ़ा है 9th में, आपने पढ़ा हुआ के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये किसने दिया था? नील बोर ने। भाई साहब इसके बारे में नहीं बोल पाया कि ऑर्बिट्स होते तो हैं लेकिन कितने होते हैं और किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी नहीं बता पाया। दूसरी बात, कौन से ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, ये बात भी बिल्कुल नहीं कर पाया था। कौन? रदरफोर्ड। और ये सारी बातें कौन देगा? हमारा एक शेर आएगा, फिर से एक और आएगा, एक और जलजला आएगा हमारे इसमें एटॉमिक मॉडल में, जिसका नाम है नील बोर। वो बताएगा सबका कहानी। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल क्लासिकल फिजिक्स जब तक चल रही थी तब तक कोई था तो वो था नील बोर का। फिर जैसे क्लासिकल फिजिक्स के साथ हम लोग क्वांटम फिजिक्स लेके आए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रिव्यू दिया था, तो जैसे ही क्वांटम फिजिक्स आई थी तब भाई का मॉडल थोड़ा सा हिल गया था। नहीं तो तब तक अगर सबसे बढ़िया मॉडल किसी का चला था तो बोर ने एकदम, आप समझ रहे हो, एक एक को ढोर बना दिया था। इनको तो ढोर बना ही दिया था। इतने सारे अभी सवाल खड़े कर दिए, ये सब हो गए थे सुटबुट्टा। अभी उठाएंगे अपनी गोल्ड फॉइल, सारा अरेंजमेंट उठाएंगे, जेब में रखेंगे और निकल जाएंगे हिमालय। कहेंगे हो गए, लग गई हमारी। हम तो गए थे बहुत तेजी में, कहां पर? उसके ऊपर, और दे रहे थे एकदम धड़ाधड़। लेकिन अब मार्केट में भाई पब्लिक लोग बैठे ही थी घेरने के लिए। इसलिए बोलता हूं भाई सब लोग तैयार है, इसलिए आप भी तैयार रहिए। चलो आ जाओ, अब जरा देख लेते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डज नॉट डिस्क्राइब anything about the distribution of the element and the energies of the electrons। यही बोला कि नहीं बोला? उसने बिल्कुल भी नहीं बताया सर कि कौन से ऑर्बिट में, पहली बात तो ये भी नहीं बताया कितने ऑर्बिट होंगे, कितने ऑर्बिट होंगे ये भी नहीं बताया, और कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो बिल्कुल नहीं बताया। ठीक है, और कौन से इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा रखेगा कम रखेगा ये भी नहीं बताया। बस बोल दिया भैया बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल, उस गोल गोल को ऑर्बिट और उसके अंदर पेल दो सारे इलेक्ट्रॉन को, और सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर, ये बोल दिया इनने। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब चलिए, आपने जब बोल दिया है, आपने ऐसा तर्क रखा है, तो ये लीजिए आगे आपके पास एक और ड्रॉबैक, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। तो ये था भैया दूसरा ड्रॉबैक रदरफोर्ड का। किसका था सर? रदरफोर्ड का दूसरा ड्रॉबैक, जो कि मार्केट में आ चुका था। अब आते हैं तीसरे वाले पे। अब किस पे आते हैं सर? थर्ड वाले पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप समझिएगा सर, रदरफोर्ड मॉडल जो था ऑफ एटम वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम गिवन बाय एवरी एलिमेंट। सर ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा ठीक है समझाता हूं, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ये डायग्राम बनाओ, और उसके बाद फिर मैं आपको ये बता रहा हूं। बहुत मजेदार है, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो ये था सेकंड पोस्टुलेट्स। क्या था सर? सेकंड पोस्टुलेट्स। अब आते हैं थर्ड पे। देखिए थर्ड और मजेदार है। एक बार याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो व्हाइट लाइट होती है, आपके पास एक जादू सा इंस्ट्रूमेंट था स्कूल के अंदर, था क्या नहीं? इसके अंदर, इसको अपन प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म। टीचर्स लोग इसको ले जाते थे खिड़की के पास और ऐसे करके दिखा देते आपको, और फिर यहां पर दिखाते थे, कहते देखो बेटा उधर पे आपको रेनबो दिख रहा है, रेनबो दिख रहा है। उल्लू बनाते थे कि नहीं बनाते थे? उल्लू नहीं बनाते थे, वो सही बोलते थे। देखो मेरे साथ सब उल्लू बनाते थे। ये व्हाइट लाइट जैसे इस प्रिज्म के पास जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। क्या हो जाती है सर? स्प्लिट हो जाती है। कैसे स्प्लिट हो जाती है? 7 कलर्स में। किसमें हो जाती है सर? 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। कौन से 7 कलर सर? ये विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये जो पूरा विबग्योर बनता है ना, ये वाला, इसी को अपन नाम देते हैं सर स्पेक्ट्रम। क्या नाम देते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। तो सर ये स्पेक्ट्रम तो प्रिज्म के थ्रू था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन ये देखा गया कि ये सेम स्पेक्ट्रम एटम्स भी दिखा रहे थे।
डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी स्पेक्ट्रम दिखा रहे थे। और मैंने उस दिन आपको समझाया था कि हर एक एटम का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। जैसे आपके फिंगर में जो फिंगरप्रिंट होते हैं ये आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, मतलब दुनिया में किसी और के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते, ऐसे ही इनका भी है। एक एटम ने जो स्पेक्ट्रम दिखा दिया वो स्पेक्ट्रम दूसरे वाले एटम से बिल्कुल अलग होगा, माइन्यूट सा अलग होगा लेकिन अलग पक्का होगा। तो हर एक एटम की स्पेक्ट्रम दिखाने की जो काबिलियत है वो एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो क्या हो रहा था कि ये प्रिज्म के जगह, किसके जगह सर, ये प्रिज्म के जगह ये काम यहां पर कौन कर रहा था, एटम कर रहा था। ये देखिए एक एटम के थ्रू भी अगर व्हाइट लाइट पास हो रही थी तो भैया वो भी स्प्लिट हो गई, वो भी कलर फॉर्म में दिख गई, जिसको अपन ने नाम दिया स्पेक्ट्रम। और इस बात में फिर रदरफोर्ड को घेर लिया गया कि सर अलग अलग एटम जो कि अलग अलग एटम से हैं, सॉरी एलिमेंट से हैं, वो लोग मार्केट में स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं, स्पेशल स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं जरा बताइए। बस भाई साहब वहां चुप हो गए। जैसे थॉमसन चुप हुए थे ना ऐसे मुंडी नीचे करके, वैसे रदरफोर्ड भी नीचे मुंडी करके नहीं पता मेरे को, अनेबल टू एक्सप्लेन कि व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स शोज स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो इसकी बात भी इन लोग ने बिल्कुल भी नहीं बता पाए थे कि एक एटम भी स्पेक्ट्रम दिखा सकता है, कई सारे स्पेक्ट्रम दिखाता है। सर आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, कंटिन्यूअस हो गया, लाइन हो गया, उसमें एब्जॉर्प्शन हो गया, एमिशन हो गया, कई सारे स्पेक्ट्रम दिखाता है, लेकिन दिखाता कंफर्म है। और एटम की काबिलियत क्या है कि उसका स्पेक्ट्रम जो होगा वो यूनिक आइडेंटिटी होगा, किसी से मैच नहीं करेगा। मतलब सर लेकिन आपने तो यहां वेबग्योर लिख दिया, यही तो दूसरे का भी होगा, यही तो 7 कलर होते हैं। मैंने कहा लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको समझाना था स्पेक्ट्रम क्या होता है, लेकिन हर एक एटम में कुछ ना कुछ लाइंस गायब होती हैं, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम जो आप देखते हो ना, ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है सर। है सर, ये क्या बोलना है सर, विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब जो आपको दिखता है। कुछ रेडिएशंस ऐसी भी होती है जिसको महसूस किया जा सकता है, जो दिखता नहीं है। एग्जाम्पल बताऊं, सनलाइट देखिए, सनलाइट में 3 रेडिएशन होती है, मैंने आपको बताया था, विजिबल, इंफ्रा और यूवी। यूवी रेडिएशन दिखती है क्या? नहीं। इंफ्रा दिखती है क्या? नहीं सर, सिर्फ दिखती है आपको विजिबल, और ये विजिबल रेडिएशन ही। लेकिन इंफ्रा को महसूस कर सकते हो, जब भी आपको कभी धूप में गर्म लगे ना, समझ जाना इंफ्रा रेस की वजह से ही लग रहा है। तो आलिया भट्ट हॉट नहीं है, इंफ्रा रेड की वजह से सब लोग हॉट है, ठीक है। तो याद रखना ये बात हमेशा कि जो इंफ्रा रेस होती है ना, उनके वजह से आपको गर्म लगता है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते, क्योंकि आपको दिखती है सिर्फ कौन सी रेडिएशन? विजिबल रेडिएशन। इस पे काफी डिटेलिंग में मैं बात करूंगा, टेंशन मत लो। तो ये था कि भैया थर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम गिवन बाय एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट जो एक लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था, भाई साहब इसके बारे में बिल्कुल भी तर्क नहीं दे पाए थे। तो ये 3 ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के, जिसके चलते उनके मॉडल को उड़ा दिया गया। अब कौन आएगा सर? सर 2 मॉडल आ गए मार्केट में, थॉमसन तरबूज खाते हुए, रदरफोर्ड बहुत जुझारू होके घुसे थे लैब के अंदर, प्रैक्टिकल करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, और गोल्ड फॉइल जैसा अरेंजमेंट लेके आए थे, लेकिन ऐसा धोया उनको कि वो अरेंजमेंट को समेट के निकल लिए हिमालय। अब कौन आएगा सर? अब आएगा बोर, लेकिन बोर अभी नहीं आएगा, बोर फुल प्लानिंग करके आएगा। कहेगा सर रदरफोर्ड ने भी तो प्लानिंग करी थी, क्या ही कर लिया। मैंने कहा लेकिन बोर की प्लानिंग तगड़ी होगी सर। बोर के में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन चीजों के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। बोर बात करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, बोर बात करेगा स्पेक्ट्रम के बारे में। तो पहले जब तक अपन को यह चीज पता नहीं होगी, अपन बोर भाई के कंसेप्ट को समझेंगे कैसे? इसीलिए अभी बोर नहीं आएगा, इसके मॉडल को अभी समय है। लेकिन इससे पहले मेरे को आपको कई सारी चीजें पढ़ानी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, क्यों वो मैकेनिकल वेव से अलग होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम में कितने टाइप के रेडिएशंस होते हैं, और अगर देखा जाए तो वेव की क्या क्या अपन की वो होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या वेव में अपन देखते हैं पैरामीटर्स यूज करेंगे, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब पढ़ाना है मेरे को। फिर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज आएंगी, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इस तरीके की थ्योरी आएगी। और इन सब का यूज किया था किसने? बोर्स ने। सर बोर्स ने बहुत काम किया था,
और ये मान लो बोर्स एक तरीके से आपको पूरा नक्शा दे देगा किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, पूरा एटम का स्ट्रक्चर लगभग वो आपके सामने रख देगा। फिर आप भी खड़े होकर ताली बजा के बोलोगे हाँ सर कोई तो आया जिसने काम तगड़ा किया है। तो बोर आने वाला है जो रदरफोर्ड की दिक्कतों को दूर करेगा, मतलब एक एटम स्टेबल क्यों होता है यह बताएगा, एटम के इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, किन किन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं यह बताएगा, उनकी एनर्जी क्या होती है यह बताएगा, इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस पे गिर रहा है तो एटम कोलैप्स हो रहा है लेकिन मार्केट में तो एटम स्टेबल है यह भी बताएगा। हर वो चीज जो आपको चाहिए वो सब बताएगा। मतलब बोर्स मान लीजिए आपका सर दिल निकाल के रख देगा, एटम का सर उसका थोड़ी निकाल के रखेगा, उसका तो किसी और के पास होगा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ड्राइंग कर लो, बहुत जरूरी है। फिर आगे बढ़ता हूं और एक नए टॉपिक समझाता हूं आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होता है सर? आपने अभी तक से वेव्स सुना है, शायद 8-9th में पढ़ा भी है कि वेव्स कैसी होती है। सर ऐसे ऐसे, सर ऐसे ऐसे चलती है। मैंने कहा ठीक है, तो अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। तो पहले इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का क्लियर है। तो ये थे सारे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड के बाद अभी आपका नील बोर का मॉडल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे कुछ और चीजें आपको बतानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। आप ध्यान से देखेंगे अपन, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सर अब ये कैसी वेव्स हैं? मैंने कहा ये बहुत कामयाब वेव है, ये बहुत काबिल वेव्स हैं, इन्हीं पे मजा आने वाला है। सर पहली बात तो वेव क्या होता है, वेव समझेंगे, वेव क्या होता है। अब मैंने एक दिन क्लास में किसी से पूछा, ऑफलाइन क्लास थी, कि सर वेव क्या होता है, तो पता किसी ने क्या बोला, सर ये। मैंने कहा डांस ही दिखा दे तू, है ना वेव्स। तो भाई कह तो वो भी सही रहा था कि सर वेव्स इसी फॉर्म में चलती है। मैंने कहा ओके ठीक। मैंने कहा थोड़ी देर में तो और हिलने लगा, वो डांस ही चालू हो गया भाई का। तो भैया वेव्स वो कहना चाह रहा था कि वेव्स मतलब कुछ ऐसा। मैंने कहा ठीक है भैया, लेकिन और कैसे बताओगे वेव्स को, और कैसे बताओगे? तो सर वेव्स क्या होता है, जब भी कहीं एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है? डिस्टरबेंस। तो उससे जो ओरिजिनेट होती है वो होती है वेव्स। क्या होती है? वेव्स। सर अब डिस्टरबेंस कैसे, मतलब जैसे मान लो आपके पास एक पानी है, ठीक है, पानी इन द सेंस मान लो कहीं पे भी खड़े हुए थे आप लोग और झील वील का पानी है और बहुत स्थिर पानी है, मतलब आप देख रहे हो कि पूरा पानी शांत है। अब आप एक पत्थर उठाओ, बड़ा सा उठा के फेंक दो। जैसे ही आप उस पत्थर को फेंकोगे उधर से क्या होगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे और फिर आपको दिखेगा कि पानी के ऊपर ऐसी लहर बनती हुई दिखेगी। बनती है कि नहीं बनती है? देखा होगा आपने, ऐसी लहर बनेगी, जहां पर आपने पत्थर फेंका वहीं से ऐसी लहर बननी चालू होगी। तो सर देखिए वेव्स प्रोड्यूस हो गई। तो जैसे ही आपने उस पॉइंट पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कराए वो किस में तब्दील हो गई? वेव्स में। अगर आप मान लो एक कमरे के अंदर एक कोने से लेकर स्ट्रिंग इस कोने तक बांध दो और एक साइड कहीं भी ऐसे पकड़ो और खींच दो, जैसे ही आप उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे उसके अंदर पूरी वेव्स आनी चालू हो जाएंगी, टू एंड फ्रो मोशन आ जाएगा, अप एंड डाउन मूवमेंट्स आने लगेंगे। तो इसी को अपन क्या नाम देते हैं सर? वेव। क्या नाम देते हैं? वेव। जो एनर्जी आपने वहां डाली, अब वो एनर्जी एक एक करके एक एक पार्टिकल के थ्रू आगे मूव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। इन द फॉर्म ऑफ वेव। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपके कानों तक बात जाती है। जैसे मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ बोला, तो मेरे माउथ के आगे जो पार्टिकल था, एयर का पार्टिकल था, उसको मैंने एनर्जी दी, तो वो आगे वाले को एनर्जी देगा, वो उसके आगे वाले को एनर्जी देगा, वो उसके आगे वाले को एनर्जी देगा। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए एनर्जी देते जा रहा है। और जैसे ही मेरा दोस्त जहां खड़ा होगा उसके कान के पास वाला पार्टिकल को जब एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी उठा के सीधे उसके ड्रम, ईयर ड्रम में फेंक के मारेगा और उसको सुनाई देगा, अच्छा तू कुछ बोल रहा है। सुबह नहीं होता, अजी सुनती हो? तो ये भी पूरा फटाफट जाता है और सीधे जाके उनके कान में, हाँ आ रही हूं, ऐसा वाला होता है। तो इसको कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। क्या कहते हैं इसको? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। मतलब साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करती हुई इसके कानों तक पहुंच रही है। और लेकिन ये बताओ, अगर मैं इस एयर को हटा दूं, वैक्यूम कर दूं, तो क्या पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी सर। फिर तो ऐसा होगा, कुछ सुनाई दिया? नहीं दिया, बस आपको ऐसे ही सुनाई देगा। मैंने बोला वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, ये
मतलब अगर एयर नहीं है, मीडियम नहीं है, तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। और जिन भी वेव्स को, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उन वेव्स को नाम दिया जाता है सर मैकेनिकल वेव। क्या कहते हैं सर? मैकेनिकल वेव। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। मतलब ऐसी वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट हो तो भैया उनको कहा जाता है मैकेनिकल वेव। जैसे साउंड वेव, अगर आप एयर हटा दो तो फिर आप कहीं माइक का लाल आ जाए, कोई भी कुछ कर ले, आपको सुनाई दे ही नहीं सकता सर। कुछ भी कर डालो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ नहीं हो पाएगा, जो चाहे वो कर लो आप। तो बात समझ रहे हो? मैकेनिकल वेव की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायर्ड होती है? मीडियम की। लेकिन सर जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ये एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, ऑल्दो दोनों वेव में यही स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन साउंड वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा सर, फिर नहीं होती तो कैसे आती है ये? मैंने कहा सबसे अच्छा एग्जांपल देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। जानते हो कि नहीं जानते हो? सनलाइट कहां से आ रही है? सर सूरज बाबा, ठीक है, ऊपर बैठे हैं सूरज जी, वो देते हैं हमको। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा सूरज और अर्थ के बीच में बहुत कुछ है। हाँ सर, यूनिवर्स, वहां पर क्या है? कुछ नहीं सर, वैक्यूम। तो भैया देख लो, आपके अर्थ पे एटमॉस्फेयर है सर, वहां पर एटमॉस्फेयर थोड़ी है, लेकिन फिर भी रेज आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर, आ तो गई है। मतलब आधी दूर वो वैक्यूम से भी ट्रेवल करके आ रही है। मतलब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो भैया याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पहली लाइन तो यही होगी कि ये एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बात समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये देखो, ये दिख रहा होगा, ये जो सन है, सन ने क्या भेजा यहां से? सोलार रेडिएशन। सोलार रेडिएशन मतलब समझ रहे हो ना, सनलाइट जिसको कहते हैं। तो ये सनलाइट देखिए अर्थ तक आई कि नहीं आई? कुछ तो आप देखते हो कि यहां से वापस भी चली जाती है भैया, हीट अप होके सारी चीज, वो एक अलग फिनोमिना है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो सारी रेडिएशन कहां की तरफ आ रही है? नीचे। और कहां पर आ रही है? अर्थ पे। एटमॉस्फेयर तो यहां है ना सर, यहां एटमॉस्फेयर है, यहां कौन सा एटमॉस्फेयर है? नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रैवल करके आ गई। दैट मींस कि भैया सनलाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। क्लियर? तो क्या सर सनलाइट ही अकेली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? मैंने कहा नहीं, बहुत सारी हैं। टीवी चलाते हो कि नहीं चलाते हो टीवी? हाँ सर चलाते हैं बिल्कुल। रिमोट चलाते हो? हाँ सर। टीवी चलाएंगे तो रिमोट तो लगेगा ही ना। तो सर अगर आपने देखा रिमोट के आगे एक छोटी सी लाइट जलती है, और जैसे आप बटन चेंज करते हो आपका फट से टीवी चेंज हो जाती है। तो वो जो है, वो आपके रिमोट से लेकर और उधर के रिसीवर तक का वो जो रेडिएशन है, इंफ्रारेड होती है। क्या होती है वो? इंफ्रारेड होती है। वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब अगर आप बीच में से एयरवेयर हटा दो, क्या हटा दो? एयरवेयर, तो भी आप वो रिमोट को चलाओगे, आपकी टीवी चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि इंफ्रारेड ऑल्सो इज अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। माइक्रोवेव चलाई होगा घर में, बढ़िया पापड़ वापड़ सेकते रहते होंगे, चीजें गर्म करते हो, तो आप देखते हो अंदर कुछ आगी वागी लगाते हो क्या? नहीं लगाते हो ना, कुछ आगी नहीं जलती है, बस आप उसको बंद कर देते हो। तो भैया वो जो माइक्रोवेव का पूरा ऐसा गोल एरिया होता है, उसमें से कुछ वेव्स आती हैं, वो माइक्रोवेव्स होती है, वो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक्सरेज देखिए, एक्सरेज देखिए ना सर, अपन ने पढ़ा भी था ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्ट भी नहीं कर रही थी। तो भैया वो भी वैक्यूम में ट्रैवल कर जाती हैं, वो भी आपकी कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सर कई सारी हैं, कई सारी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना, स्पेक्ट्रम वाला एक बड़ा टॉपिक रखा हुआ है। तो अभी बस मुद्दा समझिए, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स जो मैंने अभी बताई, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेशन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल सनलाइट याद रखना, सबसे बेस्ट एग्जांपल सनलाइट याद रखना। पक्की बात? कोई दिक्कत तो नहीं? कंफर्म? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? चलो, इसमें तो कुछ है ही नहीं जो बनाने का हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा, अब सबसे मजेदार टॉपिक आने वाला है। क्यों मजेदार आने वाला है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सेकंड डेफिनेशन आने वाली है सर। देखिए सर, दीज आर द रेडिएशंस
with which the electric field and magnetic field are associated। सर ये क्या बोला? ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जब ये चलती हैं तो इनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और इनके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। लेकिन सर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैंने कहा ये 9th 10th में पढ़ा था, अभी तो पूरा उड़ गया होगा। तो एक बार आ जाओ जरा देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। भाई ये गेम बहुत खेलो आप, चिमक वाला। वो होता था ना मैग्नेट, आप एक मैग्नेट को रखते थे, ठीक है, आप मान लीजिए ये एक ऐसा मैग्नेट को रखते थे, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट के अराउंड आपकी एक वो होती थी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाती थी। सर ये तो हमने कभी देखा नहीं, तो बेटा ये इमेजिनरी लाइंस होती है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस, जिसको आप मानते हो। अच्छा, इसको एक्सपीरियंस करना है तो बड़ा तरीका है, देखो क्या मजेदार है। सर बीच में मैग्नेट रखो और आप देखते थे इधर पे आप अपना सिक्का लेके आते थे, कॉइन। क्या लेके आते थे? कॉइन। फिर आप क्या करते थे? उसको पास लेके जाते थे, दूर करते थे, पास लेके जाते थे, दूर कर देते थे। जैसे ही इस कॉइन को आप इसकी रेंज में ले जाओगे, यहां तक अगर आप ले गए, कहां तक ले गए? यहां तक, तो फिर ये कॉइन को खींच लेता था। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की टेरिटरी यहां तक है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है। मैग्नेट ने अपने चारों ओर एक फोर्स बना के रखा है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, अपना एक इलाका बना के रखा है कि साले इसके अंदर आगे घसीट दूंगा ऐसा, तो वहां से पकड़ के ले चल इधर आ, ऐसा। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वही मैंने बोला था कि मैग्नेट अपने अराउंड एक इमेजिनरी फील्ड बनाता है, और जो कि मैग्नेट बनाता है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड। और उसके अंदर कोई भी मटेरियल आ गया जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, अगर वो आ गया तो उसको एक फोर्स मिलेगा जो मैग्नेट अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। इस तरीके की फील्ड को कहा जाता है सर मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और आपने 9th में कुछ ऐसा पढ़ा होगा, मैग्नेट में दो चीजें होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आपने देखा होगा कि भैया नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसी फील्ड जाती है, यही फील्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब पोल्स आ जाते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो रेस जा रही है उसी को अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि इस फील्ड के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल आ गया जिसपे मैग्नेट काम कर सकता है, तो उस वाले ऑब्जेक्ट पे मैग्नेट अपना एक फोर्स लगाएगा और उसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी टेरिटरी में आ गया, वो उसकी फील्ड में आ गया, जो किसने बनाई है? मैग्नेट ने बनाई है। इसीलिए उस फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं सर? मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर है? मेरे हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो क्लियर, थोड़ा ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता सर, थोड़ा मिल गया बहुत है, थोड़े में ही खुश रहना सीखो। अब आओ इलेक्ट्रिक, अब आओ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आ जाओ जरा, खतरनाक तरीके से आ जाओ। चलो एक चार्ज पकड़ लो, ये ले लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, ये भी अपने अराउंड एक टेरिटरी बनाएगा, ये भी अपने अराउंड एक टेरिटरी बनाएगा। दिख रहा है? ये भी अपने अराउंड एक टेरिटरी तैयार कर रहा है। दिख रहा है? ये और ये किसने करी? एक चार्ज ने। जब एक चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड तैयार करता है, इसको अपन कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा एक और चार्ज को ले आओ, ये दिख रहा है? जैसे ये चार्ज इसके अंदर आएगा, इस फील्ड के अंदर आएगा, देखो दोनों चार्जेस पे प्लस साइन है, और अपन जानते हैं प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो भैया जैसे ही इस चार्ज की टेरिटरी में ये चार्ज आएगा, ये इसको लात मार देगा, कहेगा चल हट हट हट। क्यों? क्योंकि अभी भी एक फोर्स लगा है, लेकिन वो फोर्स कैसा है सर? रिपल्सिव फोर्स है। और अगर इसकी जगह देखो जरा, अगर मैं ले आता हूं माइनस चार्ज, कौन सा चार्ज ले आऊं? माइनस चार्ज, तो क्या होगा सर? सर अब जैसे ये माइनस चार्ज इस प्लस वाले की टेरिटरी में आएगा, अब यहां पर ये इसको खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि अब फोर्स है सर अट्रैक्टिव फोर्स, अब नहा रह जाएगा उसको, अब तो कहेगा भैया आ जाओ अंदर।
क्यों? क्योंकि उसकी टेरिटरी में उसने एक जाल बिछाया था, उस जाल में एक नेगेटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, तो उसको अपनी तरफ एक फोर्स के जरिए खींचने लगेगा, उसी को अपन कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फील्ड तैयार करिए इस चार्ज ने, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सर दोनों फील्ड में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा, या तो वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर सेम चार्जेस है तो रिपल्सिव होगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा। बात समझ पा रहे हैं? और अगर वो फील्ड मैग्नेट ने बनाई है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली फील्ड चार्ज ने बनाई है तो क्या कहेंगे उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात क्लियर है? एक बार इसको ड्राइंग करो जल्दी जल्दी जल्दी, इसको एक बार टापना जरूरी है, जल्दी टापो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए बना लिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, हटा दूं इसको? ठीक है सर, आपकी बात से हम सहमत हो गए कि सर जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनके अंदर दोनों चीजें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन सर कैसे होती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आपने तो अभी बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लेकिन वो दोनों की दोनों चीजें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर होंगी कैसे? तो मैंने कहा बहुत ईजी चीज है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक होता है, इसको x मान लो, क्या मान लो? x। यहां पर मान लो आपका y, और यहां पर मान लो आपका z। क्या मान लो? z। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, मान लो अगर इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी? ऊपर वाली पे, ठीक है, और इस पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दोनों का मिक्सचर तैयार होता है इस वाली एक्सिस पे। किस पे? इस पे, जिसमें दोनों होंगी कौन कौन सी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। आप जरा समझना, बता रहा हूं मैं, सब बताऊंगा, बस जरा समझते हुए चलना, अच्छे से समझना। इधर अपन इमेजिन कर लेते हैं कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो कर दो, उसकी ड्राइंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये अपनी कौन सी फील्ड है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किस डायरेक्शन में? मान लो ऊपर एक्स डायरेक्शन में। किस में है सर? एक्स डायरेक्शन में। अब आ जाते हैं अपन अपनी दूसरी वाली फील्ड को लेके। ये अपनी है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड है सर? मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए कलर ले लेते हैं दूसरा। कौन सी फील्ड है ये सर? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो अगर आप देख रहे हो तो एक एक्स एक्सिस पे है और एक जेड एक्सिस पे है। किस पे सर? जेड एक्सिस। मतलब मान लो ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो हाथ हिला रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साथ ही साथ ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। दिख रहा है? अब दोनों एक साथ नहीं जा पाएगा भाई, डांसर नहीं हूं मैं। ये देखिए, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन कहां तैयार होने वाला है? यहां पे, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इन दोनों को साथ में लेके आ जाऊंगा तो कौन सी फील्ड बन जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो आप जरा ध्यान से देखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कहोगे सर पूरा तो एक ही बना दिया आपने। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। समझ में तो आ रहा होगा। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम देखिए इसी से मैच कर रहा है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी अंदर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ले आते हैं। कौन सा कलर था? यही था। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो दिख रहा हो दोनों का मिक्सचर बन चुका है, दोनों साथ में आ गई।
और जब दोनों साथ में ट्रैवल करेंगी तो इसी वेव को अपन क्या नाम देंगे सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इस तरीके से दिख रहा है। अब समझो एक और बार, सर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों बन के क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब आगे चलूंगा मैं कौन सी? इस वाली में, तो ये एक साथ जा रही है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब आप क्या समझिए सर, जब अकेले चल रही है तो ये देखिए इलेक्ट्रिक जा रही है ऊपर, ये जा रही है इलेक्ट्रिक ऊपर, ये अकेले, ये मैग्नेटिक। लेकिन जब दोनों साथ में आ जाएंगी, चलेंगी तो इसी डायरेक्शन में ही, लेकिन दोनों साथ में चलेंगे और आगे की तरफ चलेंगी तो क्या बन जाएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब ये दोनों साथ में मूव कर रही है, देखिए, तब क्या बनेंगी? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए ना सर, ये थी आपकी कौन सी रेस? इलेक्ट्रिक वेव्स। और ये कौन सी थी? मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दोनों आ गई, ये इलेक्ट्रिक वेव और ये मैग्नेटिक वेव। तो ये जो तैयार हुआ है सर, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, ये जो तैयार हुआ है, ये कॉम्बिनेशन, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर ये नाम भी क्यों रखा है आप समझ सकते हो, क्योंकि सर ये कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए इलेक्ट्रो ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड इसलिए मैग्नेटिक ले लिया, और भैया वेव फॉर्म में चल रही है इसलिए क्या नाम रखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डायग्राम बढ़िया है क्या नहीं? ठीक है, इसी तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर थी, तो इन दोनों का जब मिक्सचर बनाया गया तो तीसरे परपेंडिकुलर में दोनों का क्या मिल गया? सम मिल गया, कॉम्बिनेशन मिल गया, और उसी कॉम्बिनेशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अगर आप चाहो तो ये डायग्राम और देख लो, देख लीजिए, दिख रहा है? अगर मैं ये देखो, ये डंडी वाली देखो आप, ये वाली जो जा रही है, ठीक है, एक तो बहुत बलजी सी दिख रही है, बहुत सारी लाइन, और एक में कम लाइन है। कम लाइन वाली को अगर आप मान लो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, तो जो बलजी वाली लाइन आ रही है बीच बीच में, वो कौन सी हो जाएगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो ये 3D डायग्राम है जो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ऊपर वाली को बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे वाली को बोल दो मैग्नेटिक। ये देखिए जो सीधी लाइंस है, जो सीधी लाइंस है एकदम सीधी सीधी बहुत सारी, उनको बोल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसमें वो डॉट डॉट वाला आ रहा है उसको वो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मुझे लग रहा है इससे बढ़िया डायग्राम तो मैंने बना दिया, शायद नहीं, पक्का? ठीक है, चलो एक बार इसको नोट डाउन करो जल्दी, फटाफट नोट डाउन करेंगे। ये तो कर भी नहीं पाओगे, वो ही कर सकते हो, तो फटाफट इसको ड्रॉ करो, फिर आगे बताता हूं। जल्दी करो, जल्दी, फटाफट। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो मैंने ये क्या क्या करा सर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिख भी देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों का मिक्सचर कहां मिल गया सर? इसमें, जिसको क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सर ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि मैकेनिकल वेव एक अलग वेव है जिसको मीडियम चाहिए रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कई सारे एग्जांपल्स हैं, देखेंगे भी आगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दोनों कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ट्रैवल करती हुई चली जाती हैं, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रैवल करता है तो उसी को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है बात? तो आज के लेक्चर में मैंने आपको दो चीजें बताई, भाई साहब के ड्रॉबैक्स। कौन से भाई साहब? रदरफोर्ड भाई साहब के ड्रॉबैक्स, कि रदरफोर्ड की गलतियां क्या क्या थी, रदरफोर्ड कहां फंस गए। उसके बाद एक नई जनरेशन की तैयारी हुई है, नई जनरेशन मार्केट में आ रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि सर बोर्ड्स को इस सब पे काम करना है, तो मुझे सारे तर्क, सारी चीजों को मिला के आपको देना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको दो चीजें बताई, ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड के क्या गलतियां हुई, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। अभी खत्म नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर, अगले में तो चालू होगी। अभी तो बस आपको पता चला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके भी कुछ होता था और वो क्या होती है। अभी इसकी कई सारी चीजें लेके आऊंगा। तो जो कल रात को 8 बजे होने वाला है वो भी बहुत खतरनाक होने वाला है सर। नई चीजें सीखेंगे एक एक करके, इसलिए मेरा काम यही है ना, लेक्चर छोटा है, बढ़िया अच्छे से सीखो, मजेदार सीखो, और पूरा लाइन से नोट डाउन कर लेना। कुछ नहीं समझ में आए तुरंत डाल दो। सर देखिए ना कितने बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स बता रहा हूं, आप भी बनाइए ऐसे डायग्राम्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना?
ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सर कमेंट सेक्शन में डालिए, फिर मैं बैठा हूं, देखते हैं कहां दिक्कत जाती है, क्या दिक्कत है। पक्का ना अजी, सुनती हो, ठीक है ना। चलिए तो भैया सिंपल सी बात है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में डालिए मेरे को, फिर मैं उस सारी चीजों को देख लूंगा। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ मजेदार चल रहा होगा, इसीलिए बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। चैप्टर 2 पे आ गए अपन, जल्दी इसको खत्म करेंगे और फिर चलेंगे अपन अपने चैप्टर 3। सारे लेक्चर्स आपको डे बाय डे 8 बजे मिल ही रहे हैं। साथ ही साथ कोई भी अगर दिक्कतें आ रही है तो मैं लाइव सेशंस ले ही रहा हूं। लाइव सेशंस जनरली मैं ट्यूसडे को और कब ले रहा हूं, सैटरडे को, और उसमें आपके सारे डाउट्स जो रहते हैं वो एक एक करके क्लियर करते रह रहा हूं, तो उसको भी मिस नहीं करेंगे। ट्यूसडे सैटरडे बने रहिएगा, और रोज रात को 8 बजे जो लेक्चर आता है वो तो पक्का देखना ही है। यूट्यूब पे तो सारी चीज आप देख ही पा रहे हो, चाहो तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, मैग्नेट ब्रेन्स आया ही नहीं है, इसको हटा दें, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी आप जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। वहां पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे विदाउट एनी एड, या फिर मोबाइल फोन के ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं, वहां पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आप जान ही रहे हैं, ये रहे मैग्नेट ब्रेन्स के टॉपर, जहां पर आपको भी अपना नाम दर्ज करवाना है। मैंने पहले दिन से बोला है, बांध लीजिए सर, नाम आना चाहिए, गोल तैयार रखिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बहुत मेहनत कर रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोग के लिए लेके आया है टॉप कोर्सेस, ये रहे टॉप कोर्सेस, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई मैं पढ़ाता ही हूं आपको, क्लास 11 की केमिस्ट्री, साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई मिलता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए अवेलेबल है। इसलिए सर पढ़ते चलिए, बताते चलिए कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम लोग बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो फिर मिले कल 8 बजे एक और फाड़ू लेक्चर के साथ, एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। कल बढ़िया देखते हैं, कैसे नहीं आता समझ में, ये टफ है क्या, सब तो आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितने बढ़िया तरीके से अपन को रदरफोर्ड समझ में आ गया, एक एक चीजें बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो फिर कल के लिए रहिए तैयार, कल रात 8 बजे जब आपको मिलने वाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ी और खास खबरें। सरप्राइजिंगली मजा आने वाला है कल, बस बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।